हेलो फ्रेंड्स। हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। जैसा कि मैं अपने पिछली क्लास में आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में एक लेक्चर लिख चुकी हूँ। ये मेरी दूसरी क्लास है जिसमें मैं ये बताऊँगी। मैंने अपने पहली क्लास में ये बताया था कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में मैंने बाल अधिकार के बारे में बताया था और अनुच्छेद के बारे में बताया था। जैसे कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी, ये बताया था मैंने। फिर दूसरा अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत ये बताया गया था कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य विधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति या भाषा किसी भी एक के आधार पे, ऐसा नहीं कि उसको धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे या भाषा के आधार पे प्रवेश देने से रोका जाए। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसे प्रवेश मिलना चाहिए। अनुच्छेद 45 में मैंने ये बताया था कि अनुच्छेद 45 में कि बच्चे जो हैं कि इसमें राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से, जब ये संविधान लागू हुआ था उसके समय से 10 वर्ष के अंतर्गत, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद 10 साल के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए, जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, निःशुल्क एवं शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। ये हमारा अनुच्छेद 45 कहता है। अब हम आएंगे बाल अधिकार के बारे में। मैंने बताया था बाल अधिकार क्या क्या है। अब हम बताएंगे आपको। आज के एक लेक्चर क्लास में हमारी होगी कि स्वतंत्र पूर्व भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा का स्तर क्या था। एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शिक्षा कैसी थी। इसमें बोला है कि प्राचीन साहित्य की आलोचना के पश्चात लॉर्ड मैकाले ने सन 1813 ईस्वी में इस आज्ञा पत्र की विवेचना अपने ढंग से की, जिसके प्रमुख तत्व निम्नवत हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के बारे में बताया है कि जो प्राचीन साहित्य थी उसकी आलोचना करते हुए लॉर्ड मैकाले जो थे वो 1813 ईस्वी में आज्ञा पत्र की विवेचना अपने ढंग से करते हैं, अपने तरीके से करते हैं। जो उनका जो तरीका था वो आगे बताया है कि साहित्य शब्द जो है वो इस आज्ञा पत्र में प्रयुक्त किया गया। जो साहित्य शब्द था वो इस आज्ञा पत्र में प्रयुक्त किया गया, जिसका तात्पर्य प्राच्य साहित्य से नहीं था वरन अंग्रेजी साहित्य से था। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे प्राच्य साहित्य और पाश्चात्य। तो प्राच्य साहित्य मतलब कि आपका हिंदी से है और पाश्चात्य अंग्रेजी से है। तो यहाँ पे इसमें जो लॉर्ड मैकाले है उसने अंग्रेजी साहित्य से ही की है, अंग्रेजी साहित्य में की है, यानी कि पाश्चात्य की। लॉर्ड मैकाले ने विद्यमान शब्द की भी व्याख्या इसी ढंग से की है। इसके अनुसार वही भारतीय विद्यमान जिसे जॉन लॉक के दर्शन तथा मिल्टन की कविताओं का ज्ञान है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में बता रहा है कि इनके अनुसार, यानी कि लॉर्ड मैकाले के अनुसार अंग्रेजी जो है विश्व की कैसी भाषा है, सर्वोत्तम भाषा है। भारत में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि शासक तथा उच्च वर्ग इसका ही प्रयोग करते हैं। लॉर्ड मैकाले क्या कहते हैं, पहले स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा जो थी उसमें मैकाले बोलते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ही विश्व की सर्वोत्तम भाषा है। भारत में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि शासक तथा उच्च वर्ग इसका ही प्रयोग करते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहते हैं ये कि अंग्रेजी भाषा द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त किया जाता है। ये उस समय की बात है, स्वतंत्रता से पूर्व की बात है। कौन कहता है, लॉर्ड मैकाले, कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा ज्ञान के विशाल भंडार को प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं अंग्रेजी ही नव जागरण का एकमात्र साधन है। नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं विश्व की उन्नतिशील राष्ट्र अंग्रेजी बोलते हैं। जितने भी उन्नतिशील राष्ट्र हैं
वो सभी अंग्रेजी बोलते हैं। जिस प्रकार लैटिन भाषा के कारण इंग्लैंड में नव जागरण आया, उसी प्रकार अंग्रेजी के माध्यम से भारत भी विकसित हो सकता है। ये लॉर्ड मैकाले बोलते थे और यह ऐसा उस समय माना जाता था जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, मैकाले के इन विचारों को तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकार कर लिया और पाश्चात्य शिक्षा की प्रगति के लिए समूची शिक्षा नीति को घोषित कर दिया गया। अभी मैंने आपको बताया है प्राच्य शिक्षा यानी कि हिंदी को ज़्यादा मान्यता देते हैं और पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी को। तो जो है उस समय में जो गवर्नर जनरल थे वो मैकाले की इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं और पाश्चात्य यानी अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति के लिए समूची शिक्षा नीति की घोषणा कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि वुड के शिक्षा घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश। जो वुड थे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा के लिए कुछ प्रमुख सिफारिशें की। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या सिफारिश की। उन्होंने किया, ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय प्रवर समिति की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति को घोषित किया। पूछता है कि जो वुड के घोषणा पत्र को पूछता है, वुड ने अपनी घोषणा पत्र की सिफारिश कब की थी? तो 19 जुलाई 1854 को। कब की थी? 19 जुलाई 1854 को वुड ने अपने घोषणा पत्र की अपनी शिक्षा नीति को घोषित किया। कब किया? 19 जुलाई 1854 को। नेक्स्ट पॉइंट, इस घोषणा पत्र में निम्नलिखित बातें प्रमुख रूप से दी गई। अब देखिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या बोला है। भारतीय क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार एवं प्रसार करना कंपनी का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार शिक्षा का दायित्व इस घोषणा पत्र ने कंपनी के कंधे पर डाल दिया। क्या बोल रहे हैं कि भारतीय क्षेत्र में जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना है उसका दायित्व तो हमारी कंपनी को जाता है। इस प्रकार उन्होंने जो शिक्षा का उत्तरदायित्व था वो कंपनी के ऊपर कंधे पर डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट में घोषणा पत्र प्राच्य साहित्य को अच्छा मानता है। प्राच्य साहित्य मतलब हिंदी साहित्य को अच्छा मानता है, किंतु शिक्षा का अंतिम उद्देश्य यूरोपीय साहित्य, विज्ञान, कला, दर्शन तथा धर्म का ज्ञान प्रदान करना है। वुड अपनी घोषणा पत्र में किसको अच्छा मानते हैं? तो प्राच्य साहित्य को, और मैकाले पाश्चात्य को मानता है। प्राच्य मतलब हिंदी साहित्य को। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा का माध्यम यूरोपीय भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। मानते तो हैं अच्छा, लेकिन माध्यम इन्होंने अंग्रेजी मांगा है, यूरोपीय भाषा मांगा है। अंग्रेजी होनी चाहिए क्योंकि यूरोपीय ज्ञान का विशाल ज्ञान भंडार केवल अंग्रेजी माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये भी अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग स्थापित किए जाए। ये किसकी घोषणा पत्र में कहा गया है? तो वुड ने ही अपने घोषणा पत्र में कहा है कि प्रत्येक प्रांत में जन शिक्षा विभाग को स्थापित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट में बोलते हैं हायर सेकेंडरी स्तर पर भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाना चाहिए। हायर सेकेंडरी मतलब शिक्षा जो है ऊंचे वर्ग को देनी चाहिए, वहाँ से ही छोटे वर्ग में जाएगी। जैसे यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में बोला, निष्पंदन सिद्धांत के विरुद्ध घोषणा पत्र में जनसाधारण की शिक्षा के लिए अधिक से अधिक मात्रा में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की बात की गई। जैसे कि हायर सेकेंडरी स्तर पर भारतीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाना चाहिए। और निष्पंदन सिद्धांत ये लॉर्ड मैकाले का था। लॉर्ड मैकाले ये बोला करते थे कि जो शिक्षा है वो उच्च स्तर के लोगों को जाएगी और उसके बाद छोटे छोटे वर्गों में वहाँ से छन के जाएगी। तो ये निष्पंदन का जो सिद्धांत है ना, ये मैकाले का, इसका इन्होंने विरोध किया है और बोला है अधिक से अधिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की बात की। किसने की? ये तो वुड के घोषणा पत्र ने किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में स्त्री शिक्षा के विकास के लिए उदारपूर्वक बालिका विद्यालयों का अनुदान देने की बाकी विद्यालयों का अनुदान देने की घोषणा की गई। मतलब स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। निष्पंदन सिद्धांत जो था उसका विरोध किया। किसने किया? तो वुड के घोषणा पत्र में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, व्यावसायिक शिक्षा की प्रगति के लिए चिकित्सा, कानून तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था की गई। व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय मतलब कि व्यावसायिक से मतलब व्यवसाय से है कि उसकी प्रगति के लिए चिकित्सा, कानून तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये हमारे वुड के घोषणा पत्र में सिफारिश की गई थी। और आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जा रही है और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं हंटर कमीशन के बारे में बात करूँगी और उसकी कमियां क्या हैं, उसके दोष क्या हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी, फिर भारतीय शिक्षा आयोग आएगा
तो ऐसे वन बाय वन करके मैं आगे बढ़ती जाऊँगी। अभी आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद है और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।